नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। सारे पर्व त्यौहार अब ख़त्म हो चुके हैं। जो भी जैसा है एंजॉय कर लिया होगा आप सभी ने। छठ वट सब कुछ ख़त्म हो गया। अब बस एक ही चीज़ बचा है, वो है एग्ज़ाम आपका। 67वीं का जिनको मेंस देना है उनके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, और जिनको 68वीं देना है उनका भी नोटिफिकेशन जब भी आए तैयारी करके रखना चाहिए, क्योंकि अब मेंस के लिए आपको 2 से 3 महीने का समय मिलता है। और GS2 बहुत सारे लोगों का वीक होता है, ख़ासतौर से जो सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनके। यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं उनके लिए बीपीएससी का मेंस तुलनात्मक रूप से इजी होता है, कंपेयर में अगर करें हम तो। बाकी जो सिर्फ स्टेट की तैयारी करते हैं उनके लिए थोड़ा सा एक टफ होता है। तो इसलिए जो 68वीं कर रहे हैं वो प्री के साथ साथ मेंस की पढ़ाई करें, दोनों को हाइब्रिड मोड में पढ़ें। और जो 67th कर रहे हैं उनके लिए तो अब समय बचा ही नहीं है, ऑप्शनल भी आपको तैयार करना है और GS1 GS2 भी तैयार करना है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो GS1 के जो हमारा IR का सेक्शन चल रहा है उसका नेक्स्ट टॉपिक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह की संभावनाएं हैं। जितने भी मैंने टॉपिक बताए हैं 13 से 14 टॉपिक मैंने बताए हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए जो बीपीएससी में पूछे जाएंगे। इन्हीं में से 3 से 4 सवाल आपके आएंगे एग्जाम में। 3 सवाल आपको लिखने होते हैं, वो तीनों आपको मिल जाएंगे। आज का टॉपिक कौन सा है? आज का टॉपिक है क्वाड। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी 2021 में भी पूछा, 2020 से पूछा है, इसलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है फिर से आपके एग्जाम में। इसलिए ध्यान से पूर्वक इसको करते हैं, देखते हैं कि क्वाड क्या है, हमारे लिए संभावनाएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं और कैसे इसको पढ़ना है, कैसे क्या तैयार करना है। देखो यहाँ पर है ये अमेरिका, ये जापान है, ये भारत है और ये ऑस्ट्रेलिया है। इन चारों को जब हम लाइन में मिलाते हैं तो ये पूरा के पूरा क्या बन जाता है? एक चतुर्भुजनुमा आकृति बनती है, इसीलिए भी इसका नाम एक क्वाड रखा गया है। ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा, आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा। अब आते हैं मुख्य रीजन पर। ये है पैसिफिक ओशियन, ये है इंडियन ओशियन। ओके, इस क्षेत्र को, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था? पहले इसको कहा जाता था एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक, एशिया प्रशांत का क्षेत्र कहा जाता था पहले। ओके, अमेरिकी नीति में परिवर्तन आया। अमेरिकी नीति में परिवर्तन भारत के प्रभाव के कारण आया। जब ये दुनिया को एहसास होने लगा धीरे धीरे, हमारे जो कानून हैं, हमारे जो भारत का विदेश नीति में भाग है या भारत का जो इकोनॉमी में स्ट्रेंथ है, इसके बदौलत धीरे धीरे दुनिया को ध्यान आने लग गया कि ये क्षेत्र एशिया पैसिफिक से भी ज़्यादा भारत के प्रभाव के कारण इसको अमेरिका ने नाम दिया इंडो पैसिफिक। क्या नाम दिया? इंडो पैसिफिक। ध्यानपूर्वक सुनते चलना है आपको। इंडो पैसिफिक क्षेत्र, ये क्षेत्र क्यों अहम है इतना ज़्यादा दुनिया भर के लिए? ये क्षेत्र इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे देश हैं जिनकी पूरा का पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी में इतना बड़ा योगदान है इस क्षेत्र का कि इस क्षेत्र को एक अलग रीजन के रूप में नाम दिया गया। अब देखते हैं ऐसा क्यों। यहाँ पर चीन है जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसी क्षेत्र से थोड़ा सा ऊपर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है जिसका नाम है जापान। भारत दुनिया की उभरती हुई सबसे तेजी से 5वें नंबर की इकोनॉमी है इंडिया। यहाँ पर एक और गुट है जिसका नाम है आसियान, जिसमें दक्षिण पूर्वी एशिया के सारे देश मौजूद हैं। आसियान, इसलिए आसियान कंट्रीज़ का जो एक्सपोर्ट है टोटल वो बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, एशियन टाइगर्स के नाम से जाना जाता है उनको, बहुत तेज़ी से ग्रो किया है उन्होंने। तो इसलिए ये जो क्षेत्र है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का भी देश, ऑस्ट्रेलिया, ये क्षेत्र दुनिया की इकोनॉमी में एक प्रमुख हिस्सा बन गया है। यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको कवर करने पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चोक किया जा सकता है, मतलब रोका जा सकता है। जैसे यहाँ पर इसको कहा जाता है मलक्का की जल संधि। मलक्का जल संधि है, मलक्का स्टेट जिसको कहा जाता है वो है यहाँ पर। यहाँ पर सिंगापुर है, ये इंडोनेशिया का भाग है, और ये अपना अंडमान निकोबार का भाग है। इससे होकर दुनिया के बहुत बड़े ट्रेड का अमाउंट जाता है। जापान को हो गया या अमेरिका को हो गया, पूरा का पूरा अमेरिकी महाद्वीप में जो एशिया से सामान जाता है मैक्सिमम, वो यहीं से जाता है, इस क्षेत्र से होकर। जैसे आसियान से कोई चीज़ जाना होता है या हिंदुस्तान से कोई चीज़ जाता है तो इसी क्षेत्र से होकर सामान जाते हैं। उसके अलावा क्या है,
यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर है, जहाँ पर चीन अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। ध्यानपूर्वक सुनते चलना है सभी लोगों को। लेकिन इस प्रभुत्व के कारण चीन को वियतनाम, उसके बाद से इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पर और भी छोटे छोटे देश हैं, उनके साथ चीन का विवाद चल रहा है। फिलीपींस वगैरह सब भी आते हैं, तो इसलिए भी ये क्षेत्र इम्पोर्टेंट है। क्वाड की एक और बड़ी भूमिका है। अगर क्वाड को आप ध्यान से देखेंगे तो क्वाड के जितने देश हैं, चाहे इंडिया हो, यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर जापान हो, ये सभी देश लोकतांत्रिक देश हैं, डेमोक्रेसी पर चलने वाले देश हैं। जबकि चीन जो देश है इस क्षेत्र प्रभुत्व वाला, वो क्या है, वो एक साम्यवादी मोनोपोली वाला देश है, जहाँ पर कोई भी डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है। पूर्ण रूप से कम्युनिस्ट देश है, एक पार्टी का देश है वो चीन, जो इसीलिए भी ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्वाड जैसे संगठनों का योगदान बढ़ जाता है। क्वाड का अप्रत्यक्ष रूप से, ध्यान रखना, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं लिखना है हमें, अप्रत्यक्ष रूप से एक बड़ा मोटिव है कि इस क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, इस शब्द को बार बार लिखना है आपको आंसर में, हिंद प्रशांत के क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करना। कौन सा प्रभाव चीन का? चीन का सैन्य प्रभाव, चीन का आर्थिक प्रभाव, चीन का राजनीतिक प्रभाव, इसको कम करना इस क्षेत्र में। ये एक बड़ा मोटिव है क्वाड का, इनडायरेक्टली, बार बार मैं ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली। कोरोना के बाद ये चीज़ क्वाड जो है, इसमें एक एग्रेसिव नेचर आया है क्वाड में, और राष्ट्राध्यक्षों की भी बैठक हो चुकी है क्वाड के, तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। क्वाड एक और इसकी खासियत है कि जो चीन है उसका एक प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI जिसको कहा जाता है, जिसके तहत क्या है कि चीन पूरा दुनिया में लंबे लंबे सड़कों का निर्माण कर रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, और जो उसका रिंग फेंस की नीति है उसके तहत भारत को बांधने की कोशिश हो रही है। ये सारे जो मैं पॉइंट बना रहा हूँ पिंक से, वो सारे जगह पर क्या है, चीन का प्रभुत्व वाला बंदरगाह वगैरह सब बनाया जा रहा है इन सारे क्षेत्रों में। ओके, अफ्रीका में भी बहुत बड़ा इसका निवेश है। तो इसको भी कम करने के लिए इन देशों को, किसको, जापान को, क्योंकि जापान का चीन से मतलब उतने अच्छे संबंध नहीं है, अमेरिका का तो है ही, ऑस्ट्रेलिया को भी, ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक अमाउंट में एक्सपोर्ट करता है चीन को अपने कृषि का उत्पाद। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ऑस्ट्रेलिया का, वो सबसे अधिक चीन को ही बेचता है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन फिर भी चूंकि सैन्य मामलों में दोनों में विवाद रहा है रणनीतिक रूप से, इसलिए ऑस्ट्रेलिया क्वाड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेंबर है। और भारत का तो चीन से पारंपरिक रूप से विवाद बना हुआ है सीमा जैसे मुद्दों को लेकर। तो इसलिए भी ये चारों देश एक साथ आए कि हमें इस क्षेत्र में, दक्षिणी चीन सागर के क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में जो चीन को काउंटर करना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो इकोनॉमिक रूप से चीन का प्रभुत्व बन रहा है, उसको भी काउंटर करना है इन सारे देशों को। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आपस में बढ़ाकर अगर व्यापार का चेन इन चारों देशों के बीच में स्पष्ट रूप से बन जाता है, तो चीन का जो प्रभाव है वो तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि यहाँ के जो छोटे छोटे दक्षिण एशियाई देश हैं, आसियान के कुल कितने सदस्य हैं? तो 10 सदस्य हैं। इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनोई, वियतनाम, सिंगापुर, ये सारे के सारे जो हैं, और फिलीपींस वगैरह सब, लाओस है, कंबोडिया है, म्यांमार है, ये सारे किसके देश हैं? ये सारे सदस्य हैं आसियान के। 10 सदस्य हैं टोटल आसियान में। आसियान की स्थापना कब हुई थी? ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो इन आसियान देशों में चीन का प्रभुत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे। इकोनॉमिक रूप से वो फंसाते हैं देशों को और कर्ज दे देकर, फिर उनमें अपने स्ट्रैटेजिक रूप से इम्पोर्टेंट जो बंदरगाह होते हैं, जो एयरपोर्ट होते हैं, उनको वो लीज पर ले लेते हैं ऋण के समाप्त करने के बदले। तो इसलिए भी इसको एक बनाया गया था कि इस रीजन में हम इतने बड़े देश को काउंटर करने के लिए क्यों न हम डेमोक्रेटिक रूप से जो 4 देश हैं जिनका समान मोटिव है, लक्ष्य समान है उनका, तो वो हम साथ में आ सकते हैं।
इसलिए क्वाड का एक आजकल के दुनिया में प्रासंगिकता धीरे धीरे बढ़ रही है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। इंडो पैसिफिक का आप क्षेत्र देख सकते हैं। इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इंडो पैसिफिक क्षेत्र कहा जाता है। इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को मिलाकर बना है इंडो पैसिफिक क्षेत्र। पहले इसका नाम क्या था? एशिया प्रशांत क्षेत्र। आगे चलते हैं पीडीएफ पर, अब धीरे धीरे पढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, जहाँ भी हो सके वीडियो को जहाँ भी संभव हो शेयर कीजिए। थोड़ा सा फैलता है तो अच्छा रहता है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। अच्छे अमाउंट मतलब अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे, थोड़ा सा अगर मोटिवेशन मिलता है शेयर करने पर, ओके। और इस वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा जिसको आप लिख के मुझे भेज सकते हैं। पहला है कि क्वाड 4 देशों भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का एक समूह है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता, कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए इन देशों ने हाथ मिलाया है। रूल ऑफ लॉ, इस चीज़ को क्यों लिखना आपको आंसर में? क्योंकि चीन जो है वो दक्षिणी चीन सागर में ज़बरदस्ती कुछ क्षेत्रों को हथिया लिया है, आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, वहाँ पर सैन्य अड्डे बना रहा है। इसलिए आपको लिखना पड़ेगा कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए समुद्र के क्षेत्र में भी, ओके। वैश्विक व्यवस्था जो है वो कानून के हिसाब से चलना चाहिए। गौरतलब है कि हिंद और महासागर, प्रशांत महासागर के कुछ समुद्री भागों के हिस्से को हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक एरिया कहते हैं। वर्तमान में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में 38 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में? 38 देश शामिल है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये टोटल मिला के कुल 38 देश आते हैं इस पूरे भाग में, जो विश्व के सतह क्षेत्र का 44% भाग है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि आधिकारिक तौर पर भले ही क्वाड को लेकर कुछ कहा जाए, लेकिन व्यवहारिक तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव को रोकने के लिए लोकतांत्रिक देश एक साथ आए हैं। क्वाड का चीन के अलावा रूस भी विरोध करता है। अब इस क्षेत्र में दिखाता हूँ। इस क्षेत्र में अगर अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ता है तो यहाँ पर ऊपर रूस भी तो है। रूस इसका अपोज करेगा कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, अमेरिका को इस क्षेत्र में नहीं घुसना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि क्वाड को लेकर रूस भी कंफर्ट फील नहीं करता है। अब भारत के लिए मुश्किल यहाँ पर हो जाता है। अगर भारत क्वाड का मेंबर है, भारत एक साथ ही एससीओ का भी मेंबर है जिसमें चीन और रूस दोनों हैं, और दोनों को क्वाड से आपत्ति होती है। तो भारत के लिए जब आप चुनौतियां लिखोगे तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि एक साथ एससीओ का मेंबर होते हुए भारत के लिए मुश्किल होगा कि क्वाड में भी निष्पक्षतापूर्वक कार्य करे। इस तरह का लाइन आपको खुद से बना के लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2018 में सांग्रीला डायलॉग में प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र को एक भौगोलिक सिद्धांत, ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट प्रदान करता है, न कि यह कुछ देशों को की विशेष रणनीति पर बल देता है। कुल मिलाकर भारतीय प्रधानमंत्री का इशारा क्वाड की तरफ था, जिसे भारत सहित कुछ देशों ने मिलकर एक विशेष रणनीति के तहत बनाया है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एक कॉमन इंटरेस्ट पर चलते हैं, हम किसी के विरोध में इकट्ठे नहीं हुए हैं, हम अपने लिए, हम अपनी सुविधा के लिए इकट्ठे हुए हैं, ना कि हम चीन और रूस के विरोध में इकट्ठे हुए हैं। ये ऑफिशियल पॉइंट है हमारा। इनडायरेक्टली रूप से, डायरेक्टली आपको नहीं बोलना है कि ये चीन के खिलाफ बनाया गया है या रूस के खिलाफ बनाया गया है। ये बोलना है किसी के खिलाफ नहीं बनाया गया है, बल्कि 4 लोगों के समर्थन के कारण बनाया गया है। दोनों में अंतर होता है। क्वाड के पृष्ठभूमि में देख ले। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसी एक देश के बढ़ते प्रभुत्व के कारण उत्पन्न हो रही भू राजनीतिक और भू रणनीतिक चिंताओं, जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रैटेजिक चिंताओं के मद्देनजर 2007 में भारत, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्वकर्ताओं के साथ मिलकर रणनीतिक वार्ता के रूप में क्वाड नामक एक अनौपचारिक समूह की शुरुआत की थी। कब की थी? 2007 में। अनौपचारिक था उस समय, कुछ भी ऑफिशियल नहीं था। 2008 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस ग्रुप से बाहर हो गया और 2008 में ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप से बाहर हो गया, जिसके परिणामस्वरूप क्वाड का सिद्धांत शिथिल पड़ गया था। 2008 में ऑस्ट्रेलिया पर चीन का प्रभाव हद से ज़्यादा था। ऑस्ट्रेलिया अभी पिछले कुछ सालों में चीन के प्रभाव से बाहर निकल पाया है। जब उसको दिखना शुरू हुआ कि भले ही हम ऑस्ट्रेलिया जो चीन को बहुत ज़्यादा उत्पाद बेचता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो स्ट्रेटजिक रूप से ऑस्ट्रेलिया को नुकसान पहुंचा रहा था चीन, तो इसलिए वो बाद में बाहर हुआ है उस चीन के प्रभाव से। 2017 में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने मिलकर क्वाड को क्वाड 2.0 के रूप में फिर से पुनर्जीवित किया। क्वाड मार्च में कोरोना वायरस को लेकर भी क्वाड की मीटिंग हुई थी। इसके पहले भी न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, वियतनाम भी शामिल हुए थे। इसमें पहली बार, इसमें देखो और कौन कौन शामिल हुए जो 2017 में बैठक हुई। न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम। इन तीनों देशों को जरा मैप पर देख लेते हैं कहाँ पर हैं। न्यूजीलैंड आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसमें न्यूजीलैंड ये रहा,
दक्षिण कोरिया, ये देख लो, ये जो नीला है उसके ठीक ऊपर वाला भाग दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया ये नीला वाला भाग है। उसके अलावा से वियतनाम यहाँ पर एक छोटा सा देश है जो दक्षिणी चीन सागर से सीमा लगती है वियतनाम का। ओके, क्वाड के उद्देश्य क्या है ये आपको लिखना पड़ेगा सीधा सीधा। क्वाड का उद्देश्य नेविगेशन की स्वतंत्रता, ओवर फ्लाइट की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से समुद्र में कानून चलना चाहिए, किसी चीन का या रूस का या भारत का अमेरिका का कानून नहीं चलना चाहिए। समुद्री क्षेत्र में शांति व सुरक्षा, परमाणु अप्रसार आदि मुद्दों पर बल प्रदान करना है। भारत का कहना है कि क्वाड का उपयोग असैनिक या नागरिक मुद्दों के लिए होना चाहिए। भारत हमेशा क्या बोलता है, हम किसी भी सैन्य संगठन का हिस्सा नहीं बनेंगे। आधिकारिक रूप से बिना ऑफिशियल बन सकते हैं, आधिकारिक रूप से हम नहीं बनेंगे, और असैनिक और नागरिक मुद्दों के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। जैसे टूरिज्म के लिए उसका उपयोग होना चाहिए, जैसे व्यापार के लिए उसका उपयोग हो सकता है, नेविगेशन के लिए हो सकता है, टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए हो सकता है, पर्यटन के लिए हो सकता है, इन सब चीज़ों के लिए हो सकता है। क्वाड व्यवस्था में भारत के लिए संभावनाएं क्या हैं, ध्यानपूर्वक। चीन से मुकाबला, हिमालय में उपलब्ध अवसरवादी भूमि हड़पने के प्रयासों में संलग्न होने की तुलना में समुद्री क्षेत्र चीन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। चीन व्यापार का एक बड़ा हिस्सा भारतीय समुद्र मार्ग से होता है जो समुद्री चौकियों से होकर गुजरता है। सीमाओं पर किसी भी चीनी आक्रमण की स्थिति में भारत क्वाड देशों के सहयोग से चीन व्यापार को संभावित रूप से बाधित कर सकता है। आप अगर हमें अटैक करोगे हिमालय में तो हम आपको समुद्र में घेर सकते हैं। इसलिए महाद्वीपीय क्षेत्र के विपरीत भारत जहां चीन पाकिस्तान की मिलीभगत के कारण नट क्रैकर जैसी स्थिति का सामना कर रहा है, तो समुद्री क्षेत्र भारत के लिए गठबंधन, निर्माण, नियम स्थापित करने और रणनीतिक अन्वेषण के अन्य रूपों के लिए खुला हुआ है। तो डेमोक्रेटिक देश जिनके शत्रु समान हैं, अब मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, जिनका उद्देश्य समान है, जिनको एक समान उद्देश्य के कारण इकट्ठा किया गया है, उनके लिए ज़रूरी है कि अगर एक देश को रोकना है तो आपको साथ में आना ही पड़ेगा। उभरते सुरक्षा प्रदाता की तरह समुद्री क्षेत्र में विशेष रूप से हिंद प्रशांत की अवधारणा का आवागमन के साथ महान शक्तियों के बीच रुचि बढ़ रही है। उदाहरण के लिए कई यूरोपीय देशों ने हाल ही में अपनी हिंद प्रशांत रणनीतियों को जारी किया है। हिंद प्रशांत शब्द जो पूरा दुनिया यूज करने लग गया है ना, यही हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धियों में से एक है कि इंडो पैसिफिक सब बोलते हैं, एशिया पैसिफिक नहीं बोलते हैं, इंडो पैसिफिक बोलते हैं। अब बहुत सारे देश जैसे फ्रांस है, उसका भी यूनियन आइलैंड के पास ज़मीन है। अब जैसे ब्रिटेन है, ये सब भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इन्वॉल्व होना चाहते हैं क्योंकि ये इकोनॉमिक रूप से हब है ये क्षेत्र। भारत प्रशांत भू रणनीतिक कल्पना के केंद्र में स्थित है, व्यापक एशिया की दृष्टि को साकार कर सकते हैं, भौगोलिक समस्याओं से दूर अपने प्रभाव को बढ़ा सकता है भारत इसके माध्यम से, क्वाड के माध्यम से। इसके अलावा भारत मानवीय सहायता, आपदा राहत, खोज और बचाव, समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के लिए, नौवहन की निगरानी, जलवायु की दृष्टि से कमज़ोर देशों को बुनियादी ढांचा सहायता, कनेक्टिविटी पहल, इसी तरह गतिविधियों में सामूहिक कार्रवाई कर सकता है। ये सब पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे आंसर में। जो क्वाड का स्थापना हुआ ना, उसकी सबसे पहल हुई थी 2004 में। कुछ देश जो हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और भारत के क्षेत्रों में जब सुनामी आया था तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान इन सब ने मिलकर सुनामी के विरोध में एक अभियान चलाया था, बचाओ अभियान। तो उसी के समय आया था कि हम सारे देश एक साथ आकर मिलकर एक संगठन बनाएं। उसके बाद से एक मालाबार अभ्यास होता है जिसमें भारत, अमेरिका और जापान भाग लेता है। मालाबार अभ्यास, सैन्य अभ्यास, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी अगले साल से शामिल हो सकता है, आने वाली संभावनाएं हैं। तो ये क्या होगा, ये एक अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली सैन्य गठबंधन भी दिखेगा दुनिया को। क्वाड को कुछ लोग एशिया का नाटो भी कहते हैं, जो कि सही नहीं होता है। एससीओ के भी एशिया का नाटो शब्द यूज हो जाता है। तो इस चीज़ों को आपको बस ध्यान में रखना है, लिखते समय सावधानी बरतनी है। इसके अलावा क्वाड हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की साम्राज्यवादी नीतियों की जांच कर सकता है। इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सुनिश्चित कर सकता है। इस क्षेत्र में क्वाड से संबंधित मुद्दे क्या हैं? अब क्वाड क्या है, क्वाड के किन किन चीज़ों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उस चीज़ पर हम फोकस करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनना है। अपरिभाषित दृष्टि, क्वाड ने अभी तक ये ऑफिशियल रूप से डिफाइन ही नहीं किया है कि हमें किन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना है। आप इकट्ठा हो रहे हो चीन के विरुद्ध, बोल भी नहीं रहे हो कि हम चीन के खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं, मतलब कि एक स्पष्ट रूप से लक्ष्य नहीं दिख रहा है, और जिसको लक्ष्य नहीं दिखता उसको लक्ष्य प्राप्त भी नहीं होता है। ये कंपटीशन के लिए भी है ये लाइन,
और विदेश नीति के लिए भी है। तो लक्ष्य दिखना जरूरी होता है कि आप करना क्या चाहते हो, बनना क्या चाहते हो। ओके, इसके बावजूद सहयोग की संभावना है। समुद्री प्रभुत्व, इंडो पैसिफिक का पूरा ध्यान क्वाड को एक भूमि आधारित समूह के बजाय एक समुद्र का हिस्सा बनाता है। यह सवाल उठता है, क्या यह सहयोग एशिया प्रशांत और यूरेशिया क्षेत्र तक फैला हुआ है? भारत की गठबंधन प्रणाली का विरोध। तथ्य यह है कि भारत एकमात्र सदस्य है जो संधि गठबंधन प्रणाली के खिलाफ है। इसने एक मजबूत चतुष्पक्षीय जुड़ाव को लेकर प्रगति को धीमा कर दिया है। भारत हमेशा बोलता है कि हम सैन्य संगठन में नहीं शामिल होंगे, जबकि क्वाड में बाकी देश जो है वो बोलता है सैन्य संगठन करो, सैन्य संगठन घोषित करो इसको, तभी हम चीन को काउंटर कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक भारत के लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ का प्रश्न बना हुआ है। क्वाड ग्रुप को लेकर भारत की विदेश नीति की चिंताएं। अब भारत की क्या क्या चिंताएं हैं, इतना अच्छा पॉइंट्स ढूंढ के बहुत सारे वेबसाइट से लाता हूं, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। क्वाड ग्रुप के सैन्यकरण को लेकर भारत की अपनी चिंताएं हैं। भारत को लगता है कि इससे चीन की भारत के प्रति नाराजगी काफ़ी बढ़ जाएगी। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि क्वाड ग्रुप के सैन्यकरण का तात्पर्य है भारत का अमेरिका गुट में पूरी तरह चले जाना, जबकि भारत हमेशा गुट निरपेक्ष नीति पर बल देता आया है। गुट निरपेक्ष पर ही प्रश्न उठ रहा है। भारत एशिया में चीन को संतुलित करने तो अमेरिका का मोहरा नहीं बनना चाहता है। भारत को लगता है क्वाड ग्रुप के सैन्यकरण ने भारत की विदेश नीति की रणनीतिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। जो भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता है ना, उस पर प्रश्न उठ सकता है। क्वाड ग्रुप के अस्तित्व को लेकर आने वाली क्या क्या चुनौतियां हैं, अब इस चीज़ पर ध्यान देते हैं। चीन केंद्रित क्वाड 2.0 रणनीति भारत के लिए प्रत्यक्ष परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि इस समूह में भारत ही एकमात्र राष्ट्र है चीन के साथ स्थलीय सीमा को साझा करता है। बाकी जापान का भी सीमा नहीं लगता, ऑस्ट्रेलिया का भी सीमा नहीं लगता, अमेरिका का भी सीमा नहीं लगता। कल को मान लो चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और ये तीनों देश बोलेंगे कि हमारी सीमा तो लगते नहीं, हम नहीं आएंगे तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, तो एक पॉसिबिलिटी तो है ना। तो इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना होगा। वर्तमान में चीन पाकिस्तान के साठगांठ लद्दाख में गतिरोध को लेकर तनाव द्विपक्षीय संबंधों पर हावी है। यह भारत को दो प्रमुख सहयोगियों ईरान और म्यांमार को भारत से अलग करने का जोखिम बढ़ा देता है, क्योंकि बीजिंग का ईरान और म्यांमार दोनों के साथ प्रगाढ़ संबंध है, जबकि भारत का भी ईरान और म्यांमार दोनों से अच्छे संबंध हैं। क्वाड में जैसे जैसे हमारी भूमिका बढ़ेगी, ईरान से हम दूर होते जाएंगे, क्योंकि अमेरिका का इस क्षेत्र में प्रभुत्व बढ़ेगा। ओके, चीन के विरुद्ध एक मुखर प्रतिक्रिया के रूप में क्वाड को पुनर्जीवित किया गया है, जो कि स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक नियम आधारित आदेश संकल्पना पर आधारित है। यह शब्द अस्पष्ट है कि सभी अटकलों की गुंजाइशों को बढ़ा देता है कि जब आप चीन के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे हो कि हम सब मिलकर काम करेंगे, तो ये भी तो एक है कि आप किसी एक देश पर 4 देश मिलकर बना रहे हो। हालांकि ऐसे पॉइंट्स लिखने नहीं चाहिए आपको। भारत ने व्यापक इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी भूमिका को सीमित रखा है एवं कुछ अपवाद स्वरूप गतिविधियाँ, मालाबार अभ्यास, त्रिपक्षीय समूह भारत ऑस्ट्रेलिया जापान और भारत अमेरिका जापान वियतनाम के साथ सहयोग में भारत की भूमिका स्पष्ट दिखती है। भारत इन क्षेत्रों में भी, इन देशों के साथ भी बहुत ज़्यादा सहयोग करता है, द्विपक्षीय और ग्रुप के माध्यम, दोनों के माध्यम से। लुक ईस्ट नीति, अब बदला हुआ एक्ट ईस्ट नीति घोषणा के बाद 25 साल बीत चुके हैं। भारत की नीतियों ने इंडो पैसिफिक में चीन के घुसपैठ को नज़रअंदाज किया है। हमने नज़रअंदाज किया है। जब चीन आसियान में पैठ बना रहा था, जब चीन पाकिस्तान में पैठ बना रहा था, बांग्लादेश में बना रहा था, श्रीलंका में बना रहा था, तब हम सोए हुए थे। क्वाड देशों के साथ गहरा सहयोग इस विसंगति को उजागर कर सकता है कि भारत और चीन को एक क्षेत्रीय प्रतियोगिता में डाल सकता है, जिसके लिए भारत तैयार नहीं है। हम बोलेंगे कि हम अभी किसी से प्रतियोगिता नहीं करना चाहते, हम अपना विकास चाहते हैं केवल। रणनीतिक डोमेन में भारत काफ़ी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि भारत का नौसैनिक बेड़ा लगातार घट रहा है। हालांकि इस दिशा में कार्य हो रहे हैं, लेकिन गति काफ़ी धीमी है। आपकी सेना, नौसेना अभी भी कमज़ोर है तुलनात्मक दृष्टि से। जितना बड़ा क्षेत्र को आप कवर करना चाहते हो, इंडो पैसिफिक बहुत बड़ा रीजन है, इसको कवर करने के लिए जितना बड़ा नेवी चाहिए वो आपके पास कमज़ोर है। लेकिन हम इसमें ये भी तो लिखेंगे, तभी तो हम 4 देश मिलकर गठबंधन बना रहे हैं, तभी तो हम अमेरिका को इन्वाइट कर रहे हैं, जापान को इन्वाइट कर रहे हैं, आओ हम सब मिलकर इस क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा चीन का आसियान देशों के साथ व्यापार भारत आसियान व्यापार से 6 गुना अधिक है। आसियान देशों के साथ 6 गुना अधिक है चीन का व्यापार। इसके साथ ही भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश चीन की तुलना में अल्प है। ये सब ऐसे क्षेत्र हैं आर्थिक क्षेत्र में जिसमें हम चीन से अभी भी पीछे हैं। हमें इस चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा, तब जाके क्वाड और मजबूत होगा। साल दर साल आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक के द्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्ति से स्पष्ट है कि चीन को चुनौती देने के मुद्दे पर ये देश विभाजित हैं। हम सोच रहे हैं कि आसियान जो देश हैं ये भी हमारे क्वाड के अगले सदस्य के रूप में शामिल हों।
क्वाड में जो 4 ही देश हैं, हम चाहते हैं कि ये देश भी शामिल हों, लेकिन ये देश जो हैं ये साल दर साल जो अपनी बैठक करते हैं उसमें बार बार स्पष्ट करते हैं कि हम किसी क्वाड वाड का सदस्य अभी नहीं बनने की सोच रहे हैं। यह बर्ताव आसियान के बीच विश्वास की कमी को दर्शाता है। इसके साथ ही यह कूटनीतिक नीतियों इस क्षेत्र में चीन के खिलाफ संतुलन बनाने में शंका व्यक्त करता है। अन्य शक्तियां विश्वसनीय है या नहीं, उनको संदेह है इस चीज़ पर। क्वाड ग्रुप के देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी क्या है? अब क्वाड में जो देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, इन सब देशों के साथ हमारे कितना ज़्यादा व्यापार है, क्या हम साझेदारी करते हैं, इस चीज़ को अगर आप लिख दोगे तो भी एक स्पष्ट हो जाता है कि देखो क्वाड में भी हमारे देशों के बीच में सहयोग है और हम मतलब द्विपक्षीय रूप से भी मजबूत हैं और क्वाड के रूप में भी मजबूत होंगे। भारत अमेरिका के बीच 2002 में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट हुआ था। ये आपको लिखना पड़ेगा आंसर में। ज़रूरत पड़ने पर दोनों देश एक दूसरे से मिलिट्री इंटेलिजेंस जो जासूसी सूचनाएं होती हैं उसको साझा करेंगे। फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से पहले भारत ने 2 से 6 अरब डॉलर 19,760 करोड़ रुपए की लागत से 24 MH-60 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदने की डील को मंजूरी दी थी। मतलब अमेरिका से हम हथियार खरीद रहे हैं। पहला चीज़ तो ये स्पष्ट हो गया। चलो ठीक है भाई। भारत ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक सेना हिंद अभ्यास में भाग लेती है जिसे ऑक्स इंडेक्स कहा जाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना अभ्यास करती है, युद्धाभ्यास। भारत और जापान के बीच एशिया प्रशांत क्षेत्र में समुद्री डकैती को रोकने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा भारत, जापान, अमेरिका की सेनाएं मालाबार सेनाभ्यास में भी भाग लेती हैं। द्विपक्षीय संबंध भी हमारा अच्छे हैं। भारत जापान के बीच करेंसी स्वैपिंग का भी एक डील है तय। जैसा कि वर्ष 2018 के सांग्रीला डायलॉग में मोदी जी ने साफ कर दिया था कि भारत की हिंद प्रशांत की नीति किसी विशेष क्षेत्र चीन को एक किनारे लगाने की नहीं है। हिंद प्रशांत को भारत की एक सकारात्मक सोच है। हम किसी को किनारे नहीं लगाना चाहते हैं, हम बस अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। ओके। भारत की परिभाषा के तहत हिंद प्रशांत एक स्वतंत्र, खुला, समावेशी क्षेत्र है जो हम सबको प्रगति और खुशहाली की दिशा में आगे बढ़ाते हुए किसी को खुले दिल से स्वीकार करता है। भारत ने समावेशी शब्द जोड़कर हिंद प्रशांत की परिभाषा को वैचारिक दृष्टि से एक नया आयाम देने की कोशिश की है। भारत ने इसमें समावेशी शब्द को जोड़ा है, यानी कि हम किसी के अगेंस्ट में नहीं बना रहे हैं, हम अपने समर्थन में बना रहे हैं इस ग्रुप को। ओके। अगला है कि अतः भारत सरकार को चाहिए कि अपनी इसी सकारात्मक सोच को लेकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में आगे बढ़े और एक्ट इस पॉलिसी के जैसे उपकरणों के माध्यम से राष्ट्रीय हित को साधने का प्रयत्न करे। निष्कर्ष में आप इन सब पॉइंट्स को लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छा था और बाकी मैंने ऊपर से नीचे पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। भविष्य क्या है हमारा, हमें किन किन क्षेत्रों पर फोकस करना है, तो इकोनॉमी पर करना है, पॉलिटी पर करना है, मतलब पॉलिटिकल रूप से हमें एक होना है। उसके बाद से सैन्य रूप से भी हम कोशिश कर सकते हैं। टूरिज्म पर हमें ध्यान देना होगा। उसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर हमें ध्यान देना होगा। एजुकेशन के क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो प्रोडक्शन, कोई कच्चा माल अगर ऑस्ट्रेलिया से आए भारत में चीन की जगह तो वो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। तो जो प्रोडक्शन का एक होता है ना पूरा का पूरा चेन, उसको हम स्थापित कर सकते हैं, एक्सपोर्ट चेन स्थापित कर सकते हैं इन चारों देशों के बीच में। तो ये सब वैसे मुद्दे हैं जिन पर क्वाड को मिलकर काम करना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहें तो आप कोई क्वेश्चन लिख कर रख सकते हैं अपने पास या भेज सकते हैं। क्वाड ग्रुप के सैन्यकरण से क्या तात्पर्य है? क्वाड ग्रुप के सैन्यकरण से भारत को किस प्रकार के लाभ हैं और इससे किस प्रकार की चिंताएँ जुड़ी हैं, संक्षेप में चर्चा कीजिए। जो ऊपर मैंने डिस्कस किया है उसमें कंटेंट नहीं मिलेगा, मैंने जो समझाया है उसमें आपको एक कंटेंट मिलेगा। जब सैन्यकरण हो जाता है किसी ग्रुप का तो उसका मतलब क्या होता है सैन्यकरण का मतलब, और भारत को क्या संभावना है, भारत के लिए क्या अच्छा है सैन्यकरण में, क्या बुरा है, इसको आपको खुद से सोच कर लिखना है। ओके। तो वीडियो लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए मुझे, जो कमेंट करके वीडियो को शेयर करना ज़रूर। ओके, थैंक यू सो मच।